गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जो आज का जो अपना नया टॉपिक है संकरण, जो मैंने दर्शाया है संकरण, आपको किसी भी यौगिक का निकालने के लिए आपको 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है। अभी ये 11वीं कक्षा के अंदर तो ये 2 नंबर या 3 नंबर के टॉपिक के आधार से पूछा जा सकता है, लेकिन बच्चों 12वीं कक्षा के अंदर 100% बोर्ड के अंदर संकरण के आधार से एक OMR होता है, हर बार होता है। यानी कैसे किस चीज का संकरण निकालना है। जैसे कि आप 10वीं कक्षा के अंदर जो आपका चैप्टर होगा उसके अंदर कार्बन का संकरण आपने लिखा होगा, sp संकरण, sp2 संकरण, sp3 संकरण, ऐसा कुछ आपने सुना होगा, समझा होगा, देखा होगा। अब उसी टॉपिक के आधार से किस तरह से जो कोई यौगिक होता है उसका हम संकरण निकालते हैं। सबसे पहले मैं sp3 संकरण के बारे में बता रहा हूँ बच्चों। सबसे पहले मैं कौन से संकरण के बारे में बता रहा हूँ? sp3 संकरण। तो पहले sp3 संकरण के बारे में बता दूं। s कक्षक जो आप जानते हो बच्चों, p वो भी क्या है? कक्षक है। अब sp3 कक्षक, sp3 संकरण का मतलब क्या कि एक जो संकरण होगा वो s कक्षक में होगा और 3 जो बंध जुड़ेंगे दोनों उनके वह p में जुड़ेंगे। इस तरह से sp3 संकरण बनेगा। अब sp3 संकरण के अंदर जैसे कि बच्चों मैं सबसे पहले बताता हूँ CH4। किसका बताता हूँ? CH4 का। CH4 अणु का संकरण अगर आपको देखना हो, CH4 अणु का संकरण क्या आएगा बच्चों? sp3 आएगा। किस तरह से आएगा वो बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले कार्बन क्या होगा? केंद्रीय परमाणु होगा। कार्बन बच्चों क्या होगा? केंद्रीय परमाणु होगा। वो आप जानते हो केंद्रीय परमाणु कैसे आया वो भी आपको पता है, क्योंकि अगर हम CH4 लिखेंगे तो इस तरह से हम दर्शाएंगे बच्चों, ठीक है। यानी कि ये कार्बन अपना क्या है? केंद्रीय परमाणु है। कार्बन अपना केंद्रीय परमाणु, तो जो केंद्रीय परमाणु आपको उसकी इलेक्ट्रॉनीय विन्यास लिखनी है। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा, आपको वो पूरा लिखना है। कार्बन की इलेक्ट्रॉनीय विन्यास, इलेक्ट्रॉनीय विन्यास, कार्बन की इलेक्ट्रॉनीय विन्यास। अब कार्बन की इलेक्ट्रॉनीय विन्यास क्या है बच्चों जो आप जानते हो? सबसे पहले उसके लिए हमें पता होना चाहिए कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? 6। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? 6। अगर कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है तो उसकी इलेक्ट्रॉनीय विन्यास बनेगी 1s2 2s2 2p2। कंप्लीट बच्चों। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 था, इसलिए हमने उसकी इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखी 1s2 2s2 2p6। यानी सबसे पहले आपको कार्य क्या करना है? जो केंद्रीय परमाणु होता है उसकी आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखनी, जो कि हमने लिखी। अब ध्यान में रखना बच्चों, इसको ब्लॉक अवस्था में दर्शा देना। तो 1s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2। तो ये कितने लिखे? 2। 2s के अंदर कितने थे? 2। तो ये कितने लिखे? 2। अब 2p के अंदर, अब जबकि p बात आई तो मैंने 3 ब्लॉक दर्शाए, वो मैंने आगे के अपने चैप्टर में बता दिया था। अगर s होगा तो उसमें 1 ब्लॉक होगा, एक ही उपकोष है। अगर p उपकोष में टोटल 3 नहीं, टोटल 3 उपकोष होते हैं। कौन कौन से? तो px, py और pz। अब यहाँ 2px था तो यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ यानी 2px 2py और 2pz। अगर वैसे ही अगर d कक्षक होती तो d कक्षक में उपकोष की संख्या कितनी हो जाती है बच्चों? 5 होती है। वो भी मैंने बताया था, dxy, dyz, dzx, dx² - y² और dz²। यानी 3 था तो हमने कितने ब्लॉक रखे? 3। अब यहाँ पे कितने हैं? 2। तो ये 1 और ये 2। कौन से नियम? आउवा-वुंड और पाउली के नियम के आधार से, जो लास्ट चैप्टर में हमने देख लिया। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कार्बन की इलेक्ट्रॉन विन्यास लेके यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन कम है बच्चों, और यहाँ पे कितने? 2। तो यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ? कार्बन की उत्तेजित अवस्था की इलेक्ट्रॉनीय विन्यास। कार्बन की उत्तेजित अवस्था यानी कि यह कार्बन को उत्तेजित करेंगे। उत्तेजित करने का मतलब क्या? कि यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? इधर। ध्यान में रखना। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कार्बन को हम क्या करते हैं? उत्तेजित करते हैं। तो यह जो 1s के अंदर 2 थे, 2s के अंदर 2 थे और 2p के अंदर जो 2pz में कम हो रहा है वो 2s में से इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? 2pz में। और ऐसा कब होगा? तो कार्बन की उत्तेजित
इलेक्ट्रॉनीय विन्यास, ध्यान में रखिए बच्चों, ठीक है। कार्बन की उत्तेजित अवस्था की इलेक्ट्रॉनीय विन्यास, तो ऐसा ही लिखो, यह क्या होगा 1s, यह क्या होगा 2s, और यह क्या होगा बच्चों 2p। 2p के अंदर यह 2px, यह 2py, यह 2pz। यह तो दो एज इट इज साइन विपरीत ही आनी चाहिए बच्चों, साइन क्या आनी चाहिए एक दूसरे से विपरीत, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का परिभ्रमण विपरीत होता है, वह दर्शा है। अब 2s के अंदर यहाँ कितने थे बच्चों 2 थे, अब यहाँ से जो दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, तो यहाँ तो 2 तो थे ही, और यह इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, तो इस तरह से कंप्लीट, यानी कि कार्बन की हमने उत्तेजित अवस्था की इलेक्ट्रॉनीय विन्यास लिखी बच्चों। अब हमारा अणु क्या था CH4, अब देख सकते हो मैं, अब CH4 अणु की, अब शब्द क्या लगा, यहाँ कार्बन की थी, यहाँ कार्बन की उत्तेजित अवस्था की थी, और यहाँ पे अब क्या है CH4 अणु की इलेक्ट्रॉनीय विन्यास, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये 1s कक्षक में तो पहले से ही 2 है, इसलिए उसमें कुछ भी होगा नहीं, लेकिन ये जैसा है एज इट इज मैं अभी लिख रहा हूँ बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये जैसा है वैसा ही मैं लिख रहा हूँ, बाद में मैं आपको समझा दूँ। ये जैसे कि 2s में 1 है, 2p में 3 है, तो ये 3, ठीक है, वैसा ही 2px 2py 2p। अब देखिए बच्चों, हाइड्रोजन कितने जुड़े थे कार्बन के साथ 4, यानी कि यह हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ बंध से जुड़ता है, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन बंध से जुड़ते, तो ये जो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन मैंने रखा, ये जो अभी रखा बच्चों, वो किसका था हाइड्रोजन का, पहले से 4 तो थे ही कार्बन के, यह भी एक अभी रख रहा हूँ, वो भी किसका है दूसरे हाइड्रोजन का। टोटल कितने थे अपने पास 4, तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा हाइड्रोजन, और यह चौथा हाइड्रोजन। अब आप देख सकते हो S कक्षक कंप्लीट है, P कक्षक भी क्या है कंप्लीट, 1s को देखा जाता नहीं है, ये S कक्षक कंप्लीट, ये P कक्षक में कितने बंध बने 1 2 3, कितने जुड़े 3 जुड़े, S में कितने जुड़ा एक ही होता है, S में तो एक ही जुड़ सकते हैं, उससे ज्यादा जुड़ सकते नहीं। तो उस तरह से हम बता सकते हैं कि यहाँ पे जो संकरण हुआ वह कैसे हुआ sp। बच्चों यहाँ पे आपको इतना ध्यान में रखना है, कहाँ बंध बन रहा है, कहाँ बंध से जुड़ रहा है, और वह भागीदारी संकरण में कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आगे बात आएगी, पाई बंध संकरण में भाग लेगा नहीं, केवल सिग्मा बंध लेगा, वो बाद में मैं बताऊंगा। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे बंध हाइड्रोजन के सिग्मा बंध है, जो संकरण में भाग दर्शा रहे, उसके कारण संकरण क्या है sp3। और एक और चीज, अब ये तो हमने बता दिया इसका sp3 संकरण था, sp3 संकरण होगा बच्चों, तो उसमें लिखावट किताब में जब आप देखोगे तो उसमें लिखा होगा S कक्षक का हिस्सा कितना होता है 25%, P कक्षक का कितना होता है 75%। अरे भैया पूरा 100 से है, ये कितने 3 और 1 4, तो 100 को 4 से डिवाइड करो तो 1 के हिस्से में कितना आएगा 25 आएगा ना। तो S 1 था तो उसके हिस्से में 25, ये 3 थे तो 25 गुना 3 75, यानी P कक्षक है वो 75% हिस्सा दर्शा रही है, S कक्षक है वो 25% हिस्सा दर्शा रही है। अब यहाँ पर आपको बता देना, यह जो CH4 जो अणु है, इन दोनों के जो बीच जो बंधकोण है वह कितना होगा 109 डिग्री 28 कला, 109 डिग्री 28 कला बंधकोण बता दिया, संकरण आपने बता दिया, इसका आकार बता सकते हो, इसका आकार क्या है चतुष्फलकीय, इसका आकार क्या है चतुष्फलकीय। यानी इस तरह से हमने बच्चों किसके बारे में बता दिया CH4 के बारे में। वैसे ही sp3 संकरण एक और मैं लेता हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए। इसी तरह से देखते हैं हम NH3, क्या देखते हैं NH3, एमोनिया अणु का संकरण बताओ। आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं एमोनिया अणु का संकरण बताओ, एमोनिया अणु यानी कि NH3। आपको अभी मैंने कहा था जब भी ऐसा जो क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप क्या करोगे, केंद्रीय परमाणु कौन है वह बताओ। तो नाइट्रोजन क्या होगा केंद्रीय परमाणु होगा, नाइट्रोजन क्या होगा केंद्रीय परमाणु होगा। और उसमें भी आप देख सकते हो नाइट्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े बच्चों 3 जुड़े, कितने जुड़े 3। तो यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनीय विन्यास,
तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक बच्चों कितना है? 7। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक बच्चों कितना है? 7। तो 7 है तो उसकी इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखेंगे 1s2 2s2 2p 1s2 2s2 2p। ब्लॉक में दर्शा देते हैं। 1s को तो नहीं भी दर्शाओगे तो भी चलेगा। 2s को ब्लॉक में दर्शा दे तो 2s में कितने थे बच्चों? 2, तो 2 दर्शा दिए। 2p के अंदर आप देख सकते हो कितने हैं? 3। तो ये 1 2 3। अब यहाँ पे उत्तेजित करने की बारी आएगी नहीं। जैसा यहाँ हमने उत्तेजित किया था वैसा यहाँ उत्तेजित करने की बारी आएगी नहीं। भाई क्यों नहीं आएगी? पी अर्धपूर्ण रूप से संपूर्ण भरा हुआ है। शब्द सुनो मेरा, अर्धपूर्ण रूप से आधा है ना, लेकिन संपूर्ण तो भरा हुआ है। इसीलिए क्या कहा जाएगा कि जो पी कक्षक है वो अर्धपूर्ण रूप से संपूर्ण भरी हुई है, इसलिए यहाँ उत्तेजित वाली बात आएगी नहीं। अब बात नहीं आएगी तो अब हम आगे क्या करेंगे? अणु की बात लिखेंगे। किसकी लिखेंगे? अणु। तो अणु क्या था अपना? NH अणु की इलेक्ट्रॉनियों विन्यास। NH3 अणु की इलेक्ट्रॉन। आपको इस तरह से इलेक्ट्रॉन नहीं लिखना है बच्चों, आपको पूरा हिंदी में इलेक्ट्रॉन ऐसा लिखना है, इलेक्ट्रॉनीय विन्यास। ये सिंबल के तौर पर मैंने यहाँ जगह कम पड़े इसीलिए लिख रहा हूँ, वरना ये मेथड गलत कही जाएगा। आपको तो पूरा लिखना पड़ेगा NH3 अणु की इलेक्ट्रॉनीय विन्यास। इलेक्ट्रॉन ये है, इलेक्ट्रॉनीय विन्यास ऐसा लिखना पड़ेगा। जगह कम होने के कारण इस तरह से नहीं लिख रहा हूँ। NH3 अणु तो ये जैसा है पहले तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही नोट डाउन कर दो बच्चों। ये जैसा है वैसा ही मैंने लिख दिया। और ध्यान में रहे यहाँ पे आप लिखते रहो 2px 2py और 2pz ऊपर की ओर दर्शा सकते। अब यहाँ देख सकते हैं नाइट्रोजन के अणु के साथ हाइड्रोजन के कितने अणु जुड़े? 3। ये यहाँ पे तो बंद ही नहीं होगा क्योंकि एक पेटा एक उपकोष में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बच्चों? 2 से ज़्यादा तो आ ही नहीं सकते। और यहाँ 2 है इसलिए कुछ नहीं, लेकिन हाँ यहाँ एक है, ये दूसरा है तो किसका था? हाइड्रोजन। ये भी एक है, ये किसका है? हाइड्रोजन। ये भी एक है तो किसका है? हाइड्रोजन। यानी यहाँ पे हम बता सकते हैं S संपूर्ण भरा हुआ है, S संपूर्ण भरा हुआ है इसलिए S। P भी संपूर्ण भरा हुआ है, कितने हैं P के अंदर? 3। तो संपूर्ण क्या होगा? sp3। अब यहाँ पे बच्चों देख सकते हैं इसका ये अभी सब sp3, ये अभी इसका 109 डिग्री 28 का, लेकिन इसका जो कोण होगा वो अभी हमने लास्ट वीडियो में बताया था 160। क्या आएगा? ऐसा क्यों? क्योंकि ये अबंधकारक इलेक्ट्रॉन, एकाकी इलेक्ट्रॉन और ये जो आबंधित युग्म इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, जिसके कारण NH3 का आकार में बदलाव आएगा। और बदलाव के कारण उसका जो बंध कोण होगा बच्चों वह कितना होगा? 160 डिग्री। कंप्लीट, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे हमें किसका देख लेना है बच्चों? H2O का संक्रमण। किसका देखना है? H2O का। तो H2O के संक्रमण के अंदर बच्चों इस तरह से उसका स्ट्रक्चर आएगा। ठीक है, केंद्रीय परमाणु कौन है बच्चों? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की मैं इलेक्ट्रॉनीय विन्यास लिख रहा हूँ। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है बच्चों? 8। तो क्या लिखेंगे? 1s2 2s2 2p4। और ये 1s2 ना भी लिखोगे तो भी चल सकता है, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ नहीं। ब्लॉक वाली इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दर्शा देते तो 2s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 2। तो ये 2 दर्शा दिए। 2p के अंदर कितने हैं बच्चों? 4। कितने हैं? 4। 1 2 3 4। अब आप देख सकते हो कि 2p के अंदर कितने थे? 4 थे। अब हमें यहाँ उत्तेजित वाली नहीं आएगी, क्यों? अर्धपूर्ण रूप से भरी हुई है इसलिए। अब H2O अणु की लिखेंगे तो H2O में आप कितने ऑक्सीजन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े? 2। तो यहाँ एक लिखोगे। क्या लिखोगे? एक लिखोगे। तो उस तरह से H2O का भी संकरण क्या आएगा बच्चों? sp3 आएगा। उसका जो बंधकोण होगा वह क्या होगा? 104.5 डिग्री। क्यों भाई इसमें इतना घटा क्यों? sp3 का तो 109.28 था, यहाँ पे इतना क्यों घटा? क्योंकि यह दोनों एकाकी दोनों के बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और जितने दूर जाएंगे उसके बाद एकाकी और आबंधित युग्म के बीच में भी क्या होगा? तो दोनों तरफ से या जो दोनों तरफ से अंदर की ओर जाएंगे। क्यों भाई जाएंगे? क्योंकि प्रतिकर्षण के कारण एकाकी के बीच प्रतिकर्षण हुआ और एकाकी आबंधित के बीच भी प्रतिकर्षण होगा, इसलिए वो थोड़ा क्या जाएगा? अंदर। और अंदर जाएगा तो उसका आबंध का कोण 104.5 डिग्री का। इस तरह से sp3 संकरण
का जो टॉपिक था उसमें कुछ उदाहरण के आधार से मैंने बच्चों आपको बताया। अब देख सकते हो, आपको पहले किसी भी अणु का पूछा जाए तो आपको क्या करना है, उस अणु के केंद्रीय परमाणु की इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखो। फिर अगर मान लो पी कक्षक रिक्त रहती है, अगर पी कक्षक रिक्त रहती है तो आपको केवल पी के लिए ये नियम लागू पड़ रहा है बच्चों, ये भी ध्यान रखना। अगर पी कक्षक रिक्त रहती है तो आपको क्या करना है कि उसको उत्तेजित करना है, लेकिन अगर रिक्त ना रहती है तो फिर उसको उत्तेजित करना नहीं। और देख सकते हो हम इस तरह से फिर अणु की इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखी, जितने अणु जुड़े वो हमने जोड़ दिए और उसके आधार से फिर बाद में आप देख सकते हो यहाँ पे देखो 4 अणु जुड़े थे, यहाँ पे एस में तो जुड़ा ही नहीं था, फिर भी हमने एस लिखा। यहाँ पे देख सकते हो एस और पी में नहीं जुड़ेगा, फिर भी हम उसको तो काउंट करेंगे। कंप्लीट। आशा रखता हूँ ये sp3 का जो संकरण की जो टॉपिक है वह समझ आए। इसकी जो लिखावट किताब में लिखी है फिर भी मैं अपने तौर पे भी आपको दूंगा, और लिखावट एक बार यह वीडियो देखते देखते आप उसकी भी देखते रहिएगा किताब की, तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में भी आएगा। उसके बाद का जो टॉपिक है बच्चों वो हम देखते हैं संकरण sp2। sp2 का संकरण देखना है तो sp2 संकरण के अंदर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि C2H4। इथीन नाम है इसका बच्चों, नाम अभी आपको नहीं मालूम होगा, यह टॉपिक अभी चला नहीं, लेकिन 10वीं के अंदर यह टॉपिक चल चुका है। लेकिन अगर ना आता हो तो कोई बात नहीं, अपनी 11वीं कक्षा में भी यह टॉपिक आएगा तब आपको अच्छे से समझाएंगे। अभी इतना ध्यान रखो, इसका नाम इथीन है। अब इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाएंगे, कार्बन कितने थे 2, ये कार्बन कार्बन को जोड़ दिया, कार्बन के ऊपर कितने हाइड्रोजन है 4, 1 के ऊपर 2 और 2 के ऊपर कितने हो जाएंगे 4, कितने हो जाएंगे 4। अब देख सकते हो बच्चों, कार्बन को मैंने सिंगल बंध से जोड़ा, हाइड्रोजन 4 थे तो 2 इधर और 2 इधर, उस तरह से बांट दिया। अब बच्चों देख सकते हो ये कार्बन का एक कितने कार्बन कितने जो आबंध होते हैं उसके साथ 4 होते हैं, कितने होते हैं 4। यहाँ पे आप देख रहे हो 3, ऐसा भी सोच सकते हो कभी भी कार्बन 4 के कम होगा नहीं। हाँ, उसके ऊपर प्लस माइनस होगा तो बात अलग है, लेकिन जब भी उदासीन कार्बन होगा तो उसके साथ कितने आबंध होंगे बच्चों 4 आबंध होंगे, कितने होंगे 4। तो यह 1 2 और 3, यह चौथा, यानी कि इसके अंदर द्वि आबंध से जुड़ा है। कार्बन और कार्बन कैसे जुड़ा है, द्वि आबंध से जुड़े हैं। जब कार्बन और कार्बन द्वि आबंध से जुड़ा है तो एक बंध जो होता है वह क्या होगा सिग्मा, और एक बंध होगा वह कौन सा होगा पाई, वह कौन सा होगा पाई। बच्चों अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि जब भी संकरण की बात हो तो जो पाई आबंध है, जो पाई आबंध है उसको संकरण में गिना जाता नहीं, उसको संकरण में गिना जाता नहीं, उसकी काउंट होती नहीं, केवल और केवल सिग्मा आबंध की ही काउंट होती। अब उसी के आधार से हम जाते हैं, सबसे पहले अपना जो केंद्रीय परमाणु यहाँ पे कौन है कार्बन, तो कार्बन की अब इसको मैं नंबर देता हूँ, यह C1 और C2। तो मैं C1 की बात करूँ, मैं किसकी बात करूँ बच्चों C1। तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनीय विन्यास, ठीक है। अब कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना था बच्चों 6, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आएगी बच्चों 1s2 2s2 2p, जो बात हमने आगे की थी। अब कार्बन की कौन सी करूँगा मैं, ब्लॉक रचना की बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया 2s, 1s को नहीं दर्शा रहा हूँ बच्चों में, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2p। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ 2p में कितने थे 2, आप लिख सकते हो 2px 2py और 2pz। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कार्बन को उत्तेजित करने की बारी आएगी। क्यों बारी आएगी, क्योंकि यह p संपूर्ण अर्धपूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं। तो कार्बन की उत्तेजित अवस्था की इलेक्ट्रॉनीय विन्यास, तो उसके अंदर हम इस तरह से दर्शाएंगे, यह 1 और यहाँ पे कितने आएंगे बच्चों 3, कितने आ जाएंगे 3, कंप्लीट। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं जो C2H4 अणु के लिए हम बात करेंगे, कौन से बात करेंगे C2H4 अणु के लिए हम बात करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो C2H4 अणु में C1 की उसके बारे में मैं दर्शा रहा हूँ। तो ये जैसा पहले तो वैसा ही मैं लिख देता हूँ, ये ऊपर का जैसे है बिल्कुल मैंने वैसा। अब यहाँ C1 के ऊपर देखो, C1 के ऊपर 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, जो C के कितने इलेक्ट्रॉन थे 4, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे जो कार्बन के साथ जुड़े और 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे जो हाइड्रोजन के साथ जुड़े। ध्यान रखो मेरी बात, 4 इलेक्ट्रॉन थे कार्बन के,
4 में से 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़े और 2 कार्बन के साथ जुड़े, वही यहाँ पे दर्शाना है। तो ये देखो, ये मैं पहला दर्शाता हूँ हाइड्रोजन वाला, यानी ये जो मैंने इलेक्ट्रॉन, कार्बन के इलेक्ट्रॉन C1 के जो 4 इलेक्ट्रॉन थे, आप देख सकते हो यह C1 के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों, 4। जैसे 1 2 3 4 था ना, तो ये C1 के कितने हो गए, 1 2 3 4। अब उसके साथ कौन कौन से जुड़े हुए, ये पहला आ गया हाइड्रोजन का, यह दूसरा आ गया हाइड्रोजन का, यह तीसरा आ गया कार्बन का, और यह चौथा होगा वह भी कार्बन का। लेकिन ध्यान दो बच्चों, मैंने कहा था ये एक बन क्या है, पाई, यानी एक इलेक्ट्रॉन कौन सा बन बनाता है, पाई, यानी ये वाला गिनती में लेना नहीं, गिनती में लेना नहीं। भाई क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि नियम है, पाई बन जो बनता है उनको हम संकरण में गिनते नहीं है। तो आप देख सकते हो कि S कंप्लीट भरा हुआ है, P कंप्लीट भरा हुआ है, P के कितने भरे हुए, 2। तो उस तरह से संकरण क्या आएगा, sp, संकरण क्या आएगा, sp। किताब में देखोगे तो आपको कार्बन और हाइड्रोजन बंध की लंबाई भी बताई होगी 108, फिर कार्बन हाइड्रोजन का कोण भी आपको बता दिया होगा बच्चों, वह लिखावट में आपको ऐड कर देना, यानी इस तरह से संकरण कौन सा आ जाएगा बच्चों, sp2 संकरण। आशा रखता हूँ ये समझ में। अब वैसे ही अगर C2 की बात होगी तो यहाँ C1 की जगह अपने C2 भी करेंगे तो भी बात रहेगी, वही सारे बंद एज इट इज होंगे, यानी कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं। आशा रखता हूँ ये sp2 संकरण भी आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो उसमें तो आप मुझे बता सकते हो। अब वैसे ही मैं बात करूंगा sp संकरण, किसकी बात करूंगा, sp संकरण की। अब यहाँ पे अगर आप डिवाइड करोगे तो 100 में से कितने, 2 और 1 3, तो 33% हिस्सा आएगा। वैसे अगर यहाँ 100 में से आप डिवाइड करोगे तो 50 इसके अंदर, 50 इसके अंदर। आपको 4 चीजें बतानी है बच्चों। एक तो पहले ये संकरण बताओ, संकरण बताने के बाद उसका बंधकोण बताओ, बंधकोण किताब में लिखा है, उसकी जो आकृति जो बदल रही है उसका जो आपको नाम बता देना है, जैसे कि त्रिकोणीय, पिरामिडीय होगा, चतुष्फलकीय होगा, फिर V आकार का हो जाएगा, मुड़ी हुई हो जाएगा। ये सारी चीज मैं आगे बता चुका हूँ, इसलिए मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ पे वह सारी चीजें आपको बता देंगे, उसका बंधकोण। फिर अगर किताब में लिखा होगा जैसे यहाँ पे कार्बन द्विआवन से जुड़ा है, कार्बन और कार्बन द्विआवन से जुड़ा है, तो इसकी जो बंध लंबाई होगी बच्चों वह 134 पिकोमीटर होगी, 134 पिकोमीटर होगी। कार्बन और हाइड्रोजन की आपको किताब में लिखा होगा 108 पिकोमीटर है। यह भी आपको याद रहता हो तो वो भी आप दर्शा सकते हो। अगर कार्बन और कार्बन सिंगल आवन से जुड़ा हो, बच्चों ध्यान रखो मेरी बात, कार्बन और कार्बन अगर सिंगल आवन से जुड़ा हो तो उसकी बंध लंबाई 154 पिकोमीटर होती है। वह सारी चीजें आपको दर्शानी होती है। अब आगे लिखते हैं C2H2 इथाइन, इसका जो नाम बनेगा इथाइन। अब कितने कार्बन है बच्चों, 2। तो पहले तो सिंगल बंध से हमने 2 जोड़ दिए, कितने हाइड्रोजन से 2, तो एक हाइड्रोजन में इधर रख रहा हूँ और एक हाइड्रोजन इधर। अभी मैंने कहा था कार्बन 4 आवन से ही खड़ा हो सकता है, यहाँ तो हमें 2 ही दिख रहे। अगर इसको मैं C1 कहूँ, अगर मैं इसको C2 कहूँ तो इसके कितने दिखे भाई, 2 ही इलेक्ट्रॉन दिखे, कितने दिखे, 2 होने कितने चाहिए, 4। तो यह तीसरा और यह चौथा कंप्लीट, इसीलिए मैंने यहाँ पे यह। अब इसके भी देखोगे कि तो 4, 1 2 3 और 4। अब यहाँ पे सिग्मा बन कितने, पाई बन कितने, तो मैंने कहा था ये जो बीच वाला जो है वो आपका क्या होगा, सिग्मा, और ये ऊपर नीचे के जो 2 है वो आपके क्या होंगे, पाई। ऊपर नीचे के क्या होंगे, पाई। संकरण में भाग कौन दर्शाएगा बच्चों, सिग्मा ही दर्शाएगा आपको। इसलिए अब इसका नाम इथाइन कैसा है वो बात बता देते। कितने कार्बन थे बच्चों, 2 तो इथेन, इथेन में से एन प्रत्यय दूर करके ट्रिपल बनता है तो उसका आइन प्रत्यय जुड़ेगा, तो ईथ वत्ता आइन, इथाइन। वैसे इसका इथिन होगा। अब कार्बन की इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखने आपको, तो कार्बन की यही वाली इलेक्ट्रॉन विन्यास आ जाएगी, वो भी अपने लिख देते हैं। तो कार्बन की इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या आएगी, 1s2 2s2 2p। हाँ, दूसरी कार्बन की ब्लॉक वाली दर्शा देंगे तो 2s के अंदर बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। 2p के अंदर बच्चों कितने आएंगे, 2। ठीक है। अब कार्बन की उत्तेजित अवस्था की इलेक्ट्रॉन विन्यास, तो उसके अंदर बच्चों इस तरह से दर्शाएंगे, उत्तेजित अवस्था के अंदर, यानी कि यह एक इधर चला गया,
अब मैं क्या लिखूंगा, C2H2 में C1 और C1 बात तो वही आएगी। हाँ, आप देख सकते हो C1 वाला जो था उसमें सिग्मा बन कितने, 1 और 1 2, एक हाइड्रोजन और एक कार्बन के साथ। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, पहले तो ये जैसा है एज इट इज मैंने नोट डाउन कर दिया, कंप्लीट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये हाइड्रोजन वाला बंध और यह कार्बन का सिग्मा, कार्बन का कौन सा बंध है, सिग्मा। यहाँ पे आबंध है लेकिन वह कार्बन का कौन सा बंध है, पाई। यहाँ पे भी है लेकिन वह कार्बन का कौन सा है, पाई। आप देख सकते हो 4 थे, उसमें एक हाइड्रोजन का था, एक कार्बन का सिग्मा था, तो ये कार्बन का सिग्मा आ गया, और 2 कार्बन के क्या थे, पाई। तो ये 2 कार्बन के क्या थे, लेकिन इसको मैं संकरण में गिनती में लेता नहीं। तो आप देख सकते हो इन दोनों को क्यों नहीं लेते, क्योंकि ये पाई आबंध है, इसलिए सिग्मा आबंध कौन लेता है, तो ये S और ये P, इसलिए संकरण क्या होगा, S S के अंदर 50%, P के अंदर 50% होगा, इसका आकार होगा वह रेखीय होगा, उसका बंध कोण 180 डिग्री होगा। उस तरह से सारी बात आप बता सकते। अगर कार्बन और कार्बन ट्रिपल बंध है तो उसकी बंध लंबाई 120 पिकोमीटर आएगी। यह सारी चीजें आपको बतानी है। अब एकदम शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ बच्चों, आपको इतना ध्यान रखो, अगर कार्बन के पास 4 सिग्मा आबंध हो, कार्बन के पास कितने सिग्मा आबंध हो, 4, तो तब उसका संकरण क्या आएगा, sp3 आएगा। उसका संकरण तब क्या आएगा, sp3। अगर कार्बन के पास 3 सिग्मा आबंध हो, कितना हो, 3 सिग्मा आबंध हो, तो उसका संकरण तब sp2 आएगा। तो क्या आएगा, sp। अगर कार्बन के पास 2 सिग्मा आबंध हो तो उसका संकरण तब क्या आएगा बच्चों, sp। बस ये शॉर्ट ट्रिक किया। कार्बन के पास अगर 4 सिग्मा बंध हो तो sp3, जैसे अभी आगे हमने देखा था उनके अंदर सबके पास 4 सिग्मा बंध थे तो सब में sp3 है। अब यहाँ पे देख सकते हो कार्बन के पास बंध 4 है लेकिन सिग्मा बंध नहीं है। कौन सा, कार्बन के पास 4 सिग्मा बंध, सिग्मा बंध, यह क्या लिखा है, सिग्मा। ठीक, सिग्मा बंध की बात करें। अगर कार्बन के पास यहाँ देखो 1 2 3 सिग्मा बंध थे तो संकरण कौन सा आया, sp2। यहाँ देख सकते हो आप कार्बन के पास कितने सिग्मा बंध है, 2, तो संकरण कौन सा आया, sp2। ये तय होता, आपको कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर बता सकते हैं, पूछ सकते हैं जिसके आधार से आपको उसका संकरण बताना है। जैसे अगर मैं वैसे ही अगर आप कोई और देखें, अगर नाइट्रोजन की बात, कार्बन की जगह ऐसे किसकी बात हो, नाइट्रोजन की जगह नहीं, इसलिए लिख नहीं पा रहा हूँ लेकिन मैं बोल देता हूँ, नाइट्रोजन के पास अगर 3 सिग्मा बंध, नाइट्रोजन के पास अगर 3 सिग्मा बंध तो उसका संकरण तय sp3 ही आएगा। वैसे ही ऑक्सीजन के पास अगर 2 सिग्मा बंध तो उसका संकरण तय sp2 ही, sp3 आएगा। दोबारा बोल देता हूँ, गलत बोल दिया इसने। नाइट्रोजन के पास 3 सिग्मा बंध हो, नाइट्रोजन के पास 3 सिग्मा बंध हो तो उसका संकरण तय sp3 आएगा। लेकिन जब ऑक्सीजन के पास अगर 2 सिग्मा बंध, ऑक्सीजन के पास 2 सिग्मा बंध, तब भी उसका संकरण sp3 आएगा। कंप्लीट, आशा रखता हूँ यह टॉपिक समझ में आ गया। 2 और संकरण के जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वह भी हम देख लेते हैं। उसके अंदर आपको sp3d और sp3d2 वाले जो एग्जाम में पूछने लायक है, यह आपको समझाने के लिए शुरुआत के टॉपिक थे, लेकिन वह मोस्ट इंपोर्टेंट है जो हम देख लेते हैं। जो अपना नया टॉपिक है PCl5, उसका संकरण देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पे आप देख सकते हो PCl5 के अंदर जो केंद्रीय परमाणु का वह क्या होगा, फॉस्फोरस। तो जो केंद्रीय परमाणु था उसकी सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनीय विन्यास लिखेंगे, ऐसा आपको सिखाया है। तो फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉनीय विन्यास, इलेक्ट्रॉनीय विन्यास। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए फॉस्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना है बच्चों, 15। फॉस्फोरस का परमाणु क्रमांक कौन सा है, 15। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। लेकिन इतनी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं।
इसको मैं डायरेक्ट क्या बता सकता हूँ, नियॉन। नियॉन की इलेक्ट्रॉन विन्यास यही है, और निष्क्रिय गैस हम दर्शा सकते हैं नियॉन। नियॉन उसके बाद क्या आएगा, 3s2 3p3, इतनी भी हमने दर्शाने की कोई आवश्यकता नहीं है, 3s2 3p। और यहाँ पे हम बच्चों देख सकते हैं कि फॉस्फोरस के साथ कितने जुड़े हैं, 5 जुड़े। कितने जुड़े, 5। अब 3p के आगे जाऊंगा बच्चों तो क्या आएगा, 4s आएगा। क्या आएगा, 4s आएगा। उसके बाद 3d आएगा। लेकिन बच्चों इतना ध्यान रखो, फॉस्फोरस होता है वो तीसरी कक्षा में होता है। मेरी बात को समझो बच्चों, जो क्रम होता है, क्रम क्या होगा, 3s 3p 4s 3d, यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्रम है। जैसे कि यहाँ पे आगे था 2p, ठीक है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p, यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्रम है। लेकिन मैं क्या कहता हूँ, फॉस्फोरस तीसरी कक्षा में। फॉस्फोरस कौन सी कक्षा में, तीसरी कक्षा में। अगर फॉस्फोरस तीसरी कक्षा में तो उसके अंदर कौन कौन सी कक्षा आएगी, तो 3s आएगी, 3p आएगी और 3d आएगी। फॉस्फोरस तीसरी कक्षा में। तीसरी कक्षा में क्या हमें कैसे पता चला, तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, दूसरी में कितने होते हैं, 8, और तीसरी में कितने होते हैं, 18, यानी 2 और 8 10 भर गए, इसमें से 10 भर गए। अब तीसरी कक्षा में बाकी के इलेक्ट्रॉन, यानी फॉस्फोरस कौन सी कक्षा में है, उसका बाह्यतम इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में, तीसरी कक्षा। तीसरी कक्षा में कौन कौन सी कक्षा आती है, 3s 3p और 3d। उसके आधार से 3s 3p, अब यहाँ पे कितने थे, 5 थे। कितने थे, 5 थे। तो उसके बाद यहाँ पे जब फॉस्फोरस की उत्तेजित अवस्था की इलेक्ट्रॉनीय विन्यास लिखूंगा तो उसके लिए क्या आएगा, नियॉन। अब देख सकते हो कि जैसे 3s कितने कंप्लीट है, 2 कंप्लीट है। 3p के अंदर कितने थे, 3 थे बच्चों। कितने थे, 3 थे। तो उत्तेजित अवस्था में लाने के लिए या तो संपूर्ण भरी हुई, तो उसके लिए मैं क्या कहूंगा, नियॉन। और ये जैसे मैंने लिखा है 3s 3p और 3p के बाद मैं क्या दर्शाऊंगा बच्चों, 3d दर्शाऊंगा। क्या दर्शाऊंगा, 3d। किसी विद्यार्थी को ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, सर 3p के बाद तो 4s आना चाहिए था, तो 3d आपने कैसे रखा। तो यहाँ पे मैं बच्चों बता रहा हूँ कि मैं यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार से 3d नहीं रख रहा हूँ। फॉस्फोरस तीसरी कक्षा में था और तीसरी कक्षा में 3s 3p और 3p के बाद क्या होगा, 3d होगा। उस आधार से मैं 3d रख रहा हूँ। उस आधार से मैं क्या रख रहा हूँ, 3d रख रहा। और 3d होगा तो उसमें प्रिडक्शन बच्चों कितनी होगी, 5 होगी। कितनी होगी, 5। यानी फॉस्फोरस की उत्तेजित अवस्था की जब इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखोगे तो ये 2 थे, उसकी जगह 1 आएगा, ये 3 के 3 और 1 कहाँ जाएगा, 3d के। 3d में कैसे गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्रम क्या दर्शनी, कक्षा के आधार से 3p के बाद मैंने 3d रखा। और ऐसा केवल और केवल उत्तेजित की बात थी, इसलिए यहाँ पे ऐसी बात आएगी ही नहीं। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो उसमें ऐसी बात आएगी ही नहीं। ये हम उत्तेजित अवस्था की बता रहे हैं, उसको उत्तेजित कर रहे हैं, इसलिए एस का इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा की डी कक्षक में चला जाता। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या दर्शा दिया बच्चों, डी दर्शा दिया है। यानी कि मैंने 3p के बाद 3d पूरी का वाक तो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे एस कक्षक में 2 थे, इसमें तो 3 थे, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन एस में से कहाँ गया, डी। अब हम देखते हैं फॉस्फोरस की जो उत्तेजित अवस्था हुई। अब हम PCl5 की इलेक्ट्रॉनीय विन्यास लिख देते हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों जो जैसा है वैसा लिख देते हैं, नियॉन। यह क्या है, 3s, यह क्या है, 3p और यह क्या है, 3d। 3d में 5 आएगी, क्यों, क्योंकि dxy dyz dzx dx² माइनस y² और dz², इन सब के आगे क्या आएगा, 3 आएगा। क्या आएगा, 3 क्यों, तीसरी कक्षा इसलिए। हाँ, जो है एज इट इज वैसा ही लिख देते हैं, जो है एज इट इज वैसा। अब यहाँ पे देख सकते हो PCl5, उसका आकार कैसे बनेगा बच्चों, वो ध्यान रखना, किस तरह से उसकी ड्राइंग बनानी। आपको सबसे पहले इस तरह का त्रिकोण बना देना है।
त्रिकोण बनाया बच्चों, फिर त्रिकोण बनाने के बाद इस तरह से त्रिकोण बनाते हैं। सबसे पहले इस तरह से त्रिकोण बनाना, फिर यहां से आप यूं खींचो और उसको यूं ले जाओ। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमने ये इस तरह का त्रिकोण बनाया, फिर यहां से लाइन खींची। मैं दोबारा बता देता हूं। सबसे पहले हमने यूं इस तरह से त्रिकोण बना दिया। त्रिकोण बनाने के बाद यहाँ से ये जो पॉइंट है, यहाँ से यूं लाइन खींचनी है। यूं लाइन खींचने के बाद उसको फिर सीधी ले जाओ। कैसे ले जाओ? सीधी ले जाओ और यहाँ से वापस ऊपर की ओर लाइन खींचो, टेढ़ी। टेढ़ी खींचने के बाद उसको वापस कैसे ले आओ? सीधी। यहाँ पे आपको फॉस्फोरस, ये आपका केंद्रीय परमाणु है। अब ये जो चीज थी, यहाँ पे क्या होगा? Cl। यहाँ पे क्या होगा? Cl। यहाँ पे भी क्या होगा? Cl। यहाँ पे भी क्या होगा? Cl। और यहाँ पे भी क्या होगा? Cl। 5 Cl आ गए। अब बच्चों ध्यान देना, ये इतना करने के बाद यह जो चीज है उसको आप क्या कर दो? यह जो चीज है उसको आप क्या करो? यह जो चित्र बना वह त्रिकोणीय द्विपिरामिड, इसका जो आकार होगा PCl5 का क्या होगा? त्रिकोणीय द्विपिरामिड। अब फास्फोरस के साथ कितने Cl जुड़ रहे हैं? 5। तो यह पहला Cl, यह दूसरा Cl, यह तीसरा Cl, यह चौथा Cl और यह पांचवा Cl। समीकरण देखेंगे तो एक S कंप्लीट हुआ, P के कितने कंप्लीट हुए? 3 और D का कितना कंप्लीट हुआ? 1। यानी इसका जो समीकरण है PCl5 का जो समीकरण है वो क्या आएगा? sp3b समीकरण आएगा। कौन सा आएगा? sp3b। यानी इतना लिखने के बाद आपको नीचे दर्शाना है, आकार दर्शाना है। आकार के नीचे आपको लिखना है PCl5 का जो समीकरण है वो sp3 है। PCl5 में यह जो 3 Cl है, जो त्रिकोण वाले जो 3 Cl बने वो एक ही तल में, शब्द क्या आएगा? एक ही तल के अंदर, एक ही तल में, और उनका जो आगम का कोण है वह कितना है? 120। वह कितना है? 120 डिग्री। यानी यह जो कोण है PCl का, वह जो कोण कितना होगा? 120। और ये जो दोनों ऊपर नीचे वाले जो है वह दोनों का कितना होता है? 90। जो ऊपर और नीचे होता है उन सेल का कितना होता है? 90। यह बताना है। फिर उनका आकार बताना है। आकार कौन सा होगा? त्रिकोणीय द्विपिरामिड। इस तरह से PCl5 का समीकरण के बारे में समझाओ कैसे। दोबारा रिवीजन कर लेता हूँ। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए PCl5 का समीकरण के बारे में बताएं, तो सबसे पहले फास्फोरस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, फिर आप इस तरह से लिखोगे, ब्लॉक वाली दर्शाओगे। ब्लॉक वाली दर्शाने के बाद, फास्फोरस की ब्लॉक वाली दर्शाने के बाद उसकी उत्तेजित के अंदर आपको बस इतना याद रखना है, S, P और P के बाद कौन सी रखनी है? D रखनी है। और S का इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? D में क्यों जाएगा वो भी मैंने बताया। उत्तेजित की बात करें इसलिए वो क्रम वाली बात नहीं आएगी, कक्षा वाली बात। अब S से इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? D के अंदर चला जाएगा। अब फास्फोरस के पास कितने जुड़े हुए हैं? 5 जुड़े हुए। तो ये फास्फोरस के पहले हमने 5 लिखे, 1 2 3 4 5, उसके साथ 5 से जुड़े 1 2 3 4 और 5, और जुड़ने के बाद क्या बचा? सारे सिग्मा बने। PCl5 में सबके सब क्या है? सिग्मा बने, एक भी पाई बंद नहीं। ये सब लिखने के बाद ये आपको ऐसा चित्र बनाना पड़ेगा। चित्र के नीचे भी लिखो त्रिकोणीय द्विपिरामिड। फिर उसके बाद लिखो कि PCl5 में जो यह जो 3 Cl है वो एक ही तल में है, और ऊपर नीचे के Cl है वो एक तल में नहीं। अब ये जो 3 Cl एक ही तल में, उसका जो आगम का कोण होगा वो 120 है। ऊपर नीचे के जो Cl है उसका आगम का कोण 90 है। दूसरा, यह कोण वाली बात बता दी, समीकरण वाली बात बता दी। फिर आपको बता देना है कि इस तरह से PCl5 का जो समीकरण है वो sp3b, यहाँ पे यह जो अपना जो PCl5 का जो टॉपिक होगा वो क्या होगा? कंप्लीट होगा। इसके जैसा ही एक और टॉपिक है वो हम देखेंगे। स्टूडेंट जो नया टॉपिक देखते हैं, मैंने कुछ लिख दिया है क्योंकि वीडियो थोड़ा बहुत सा लंबा होगा, इसलिए शॉर्ट में निपटाने के लिए थोड़ा स्पीड से बात करते हैं। SF6 का समीकरण देखना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है SF6 का। तो सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने सबसे पहले लिखी है। जो आप जानते हो सल्फर का जो परमाणु क्रमांक होगा बच्चों वो 16 होगा, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखनी है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। उसके निष्क्रिय गैस के साथ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखी, यानी यहाँ तक नियॉन की बात होगी तो नियॉन लिख दिया। नियॉन के बाद 3s2 3p4। उसको फिर मैंने ब्लॉक में दर्शा दिया, तो देख सकते हो बच्चों ब्लॉक में 3s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन 2 दर्शा दिए, 3p के अंदर बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन है तो मैंने 4 दर्शा दिए।
अब यहाँ पे सल्फर की उत्तेजित अवस्था की इलेक्ट्रॉन है, मैंने आपको बताया था इससे लास्ट थोड़ी देर में कि जब जो उत्तेजित वाली बात आई, इसीलिए 3p के बाद हमने क्या लिखा 3d लिखा है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितने थे 4 थे, तो 1 2 3, यह जो एक इलेक्ट्रॉन s का d में जाएगा या p का भी d में जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों? क्योंकि हम उत्तेजित कर रहे हैं, सल्फर को उत्तेजित कर रहे हैं। उत्तेजित करने से उसका जो इलेक्ट्रॉन है उसकी दूसरी कक्षा में चला जाता है, तो चला गया। अब SF6 अणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, तो जो सल्फर है उसके साथ कितने फ्लोरीन जुड़े हुए 6, तो ये 1 2 3 एज इट इज जो 6 थे वो तो सल्फर के 6 के 6 इलेक्ट्रॉन। अब सल्फर के 6 के 6 इलेक्ट्रॉन के साथ फ्लोरीन के भी कितने जुड़ेंगे बच्चों? 6 जुड़ेंगे। यहाँ देख सकते हो फ्लोरीन के मैंने कितने जोड़ा दिए? 6 जोड़ दिए। सबकी साइन विपरीत आएगी बच्चों, साइन क्या आएगी? विपरीत आएगी। अब देख सकते हो मैंने फ्लोरीन के कितने जोड़े? 6 जोड़े। 6 जुड़ने के बाद आप समीकरण देखोगे तो S के अंदर 1 है, P के अंदर कितने जुड़ रहे हैं? 3 जुड़ रहे हैं, और D के अंदर कितने जुड़ रहे हैं? 2 जुड़ रहे हैं। तो इसके आधार से जो समीकरण होगा SF6 का sp3d2 समीकरण होगा। चित्र उसका कैसे बनाना, ध्यान दो बच्चों। पहले इस तरह से आपको चौरस बनाना है, यह देख सकते हो आप बोर्ड पे, इस तरह से चौरस बनाना है। यहाँ से इस तरह से खींचकर आपको त्रिकोण बनाना है, यहाँ से खींचकर आपको त्रिकोण बनाना है। यह नीचे से भी खींचकर, यह नीचे से भी आपको खींचकर त्रिकोण बनाना। देख सकते हो अष्टफलक के जैसी संरचना आपको दिख रही है। यहाँ से यूं आप खींचो, यह सल्फर, यहाँ से यूं सीधा खींचो, यह सल्फर, यह 4, यानी आप देख सकते हो यह जो हमने 6 छोड़ी, यहाँ पे क्या होगा? फ्लोरीन, यहाँ पे भी फ्लोरीन, यहाँ पे भी फ्लोरीन, यहाँ पे भी फ्लोरीन, फ्लोरीन फ्लोरीन। फिर यह जो दोनों को आप जोड़ दो, इन दोनों को आप जोड़ दो, इन दोनों को आप जोड़ दो, इन दोनों को आप जोड़ दो। यह SF6 अष्टफलक की संरचना, इसकी जो चित्र है वो अष्टफलक है। सारे आबंध के कोण 90 डिग्री है, यहाँ से इतना आसान है। सारे आबंध के कोण 90 डिग्री है। अष्टफलक की संरचना चित्र बता दिया SF6 के अंदर जो समीकरण है sp3d2 है। यहाँ पे यह जो आपका जो टॉपिक होगा वो बच्चों कंप्लीट हो जाएगा। आशा रखता हूँ जो समीकरण का पूरा जो टॉपिक है आपका कंप्लीट हो गया। अगर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हो। धन्यवाद।